जी। तो पाकिस्तान का मसला ये है कि यूज़ इस द इस्लामिक कार्ड जब अपोजिशन आपको अटैक कर रही है और जब आप समझते हैं कि मेरा कोई अटेंशन लोग नहीं ले रहे जी। तो मैं इस्लामिक ये इंडिया वाला कार्ड एंटी इंडिया कार्ड प्ले करूँगा तो शायद पॉलिटिकल उस माहौल में मेरी कोई पोजीशन मजबूत हो जाएगी। जी। जब तक ये होता रहेगा तो पाकिस्तान का ही सत्यानाश हो रहा है। जी। तो ये जो सियासी हमारे लोग हैं जी। ये उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जी। ये भी आप कह सकते हैं कि मिलिट्री ने कई हरकतें की हैं जो बिल्कुल सैबोटाज वाली थी। कारगिल उन्होंने किया, पठानकोट भी जिसने किया होगा तो वो इन्हीं की एक्सटेंशन है ना। ये जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये कौन है? जी। ये 2 दिन नहीं टिक सकते अगर इनको स्टेट में कुछ रोग एलिमेंट्स प्रमोट ना करते हो। जी। आई कैन टेल यू, इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दो, जे 24 घंटे प्यो देना बन जाए तो तुसी मर्जी कहना। हाँ, देयर इज़ नो इशू। जी। लेकिन इनको इतनी वो ढील किसने दी हुई है? जी। तो ये स्टेट के कोई रोग एलिमेंट हैं या स्टेट के अपने कोई सेक्शन है जो करवाता है? जी। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम कहना चाहिए, कमज़ोरी है उसमें जी। सियासतदानों की भी और इस्टेब्लिशमेंट की भी। एक चीज़ आप ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि पाकिस्तान में ऐसा अगर उस हम नज़र डालते हैं तो लगता है कहीं कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस भी है। शुरुआत में वहाँ की कोशिशें होती रहीं वहाँ के हुक्मरानों की कि अपने आप को अरब के साथ जोड़ा जाए। अब क्या कारण था जोड़ने का, उनकी सियासत क्या थी, वो आपको ज़्यादा मालूम है। और दूसरा, हाल ही में एक ऐसी हमें कुछ वहाँ को अगर ऑब्ज़र्व करते हैं, ख़ास करके इमरान खान के दौर में, जी जी, तो ऐसा लगा कि तुर्कों के साथ में अपने को जोड़ने की कोशिश है। जबकि ये सच्चाई ये है कि अगर आप हिस्ट्री देखें, और आजकल तो क्या साइंस बड़ी तरक्की कर गई है, डीएनए टेस्ट भी होते हैं, सब होता है, तो सारे सब कॉन्टिनेंट का डीएनए हमारा एक है जी। अब किस पॉलिटिकल रीज़न से या किस साइकोलॉजिकल रीज़न से अपने आप को उनके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर रहा है, हमारी सिविलाइजेशन रही है, हमारी हिस्ट्री रही है, उससे अपने आप को पाकिस्तान की हुक्मरान खास करके अपने आप को अलग करने की कोशिश करते रहे हैं। यहाँ तक कि इमरान खान ने बीच में तुर्की ने एक सीरियल बनाया था। जी जी। तो अर्तुरू गाजी, जी। अंग्रेज़ी में वो लोग उसको प्रोनाउंस अर्तुगुल करते हैं, वैसे टर्किश में अर्तुरू करके वो प्रोनाउंसिएशन होती है उसकी, अर्तुरू गाजी। तो वो सीरियल उसने ऑफिशियली, एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो लोगों को, आवाम को जो है अपील कर रहा है कि आपको ये सीरियल जरूर देखना चाहिए क्योंकि वो तुर्की का बना है। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि क्यों इस प्रकार की अटेम्प्ट्स की जाती हैं कि अपनी ओरिजिन से अलग होकर के उन लोगों के साथ अपने को जोड़ना जिनसे हमारा कोई तल्लक नहीं है? उसकी वजह यही है कि जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना वो तो यही था कि मुसलमानों का ये मुल्क है और हिंदुओं से हम अलग हैं, इसलिए ये एक मुल्क मुसलमानों का होगा। अब उसको बैक करने के लिए आपको आइडेंटिटी में कुछ ऐसी चीज़ें भी ढूंढनी पड़ी जिनसे लगे कि वाकई यहाँ की धरती के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी। लेकिन डीएनए झूठ नहीं बोलता। जी। वो सब के डीएनए के अंदर मैंने स्टडी की है, मतलब पंजाब के जी। जो हैं जाट, राजपूत, अराई, खत्री, पंजाबी ब्राह्मण, इनके वो मिल जाते हैं कंपोजिशंस जी। डीएनए की। जी। तो वो और आइडेंटिकल हैं, कोई फ़र्क ही नहीं है। जी। देयर इज़ नो डिफरेंस। जी। तो हकीकत में तो सारे लोग मिक्सड ही हैं। जी। और बाकी सब कॉन्टिनेंट में भी आप चलते जाएं तो बिल्कुल ऐसे ही है। जी। थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा है। जी। 2-3 कंटेंट उसमें होते हैं, यूरोपियन जिसे कहा जा सकता है, एरियन भी कह लें आप। जी। और उसके अंदर सेंट्रल एशियन भी एक कंपोनेंट है। जी। फिर साउथ एशियन कंपोनेंट के अंदर इंडो एरियन, इंडो द्राविडियन, इंडो टिबेटन, ये सब के अंदर आपको मिल जाएंगे। जी। तो हकीकत तो ये है जी कि हम इसी धरती के हैं और
हमारे बुज़ुर्ग भी यहाँ से थे। जी ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी के बुज़ुर्ग बाहर से आए हैं तो औरतें तो लेकर कोई भी नहीं था आया, ये तो हमलावर थे। जी तो यहाँ पे लोकल शादियाँ की, जी तो जितना वो बाहर से हैं उतने ही वो यहाँ लोकल के हैं। लिहाजा हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। जी ये कोशिश कि वो एंसेस्ट्री कभी अरब निकाल लें, कभी सेंट्रल एशियन, तो ये कोई साइकोलॉजिकल ज़रूरत पूरी करती होगी। जी और लेकिन मैंने ये देखा है कि वहाँ पे जो शादियों का सिलसिला होता है वो वही होता है कि अपनी बरादरी में लड़की जो है नीचे नहीं देनी, जी अपनी बरादरी के ऊपर आप दे सकते हैं। जी हाँ, बीवी आप जहाँ से मर्जी ले आएँ, जी वैसे तो बरादरियों के अंदर ही शादी होती है। जी तो जो रूल यहाँ पे हैं वही तकरीबन वहाँ पे हैं। जी अलबत्ता जो यहाँ का कास्ट सिस्टम, जहाँ पे ऊपर अशराफिया जिनके बुज़ुर्ग बाहर से आए थे, एक छोटी सी क्लास मुसलमानों की है, जी या जो अरब कहते हैं अपने ऑरिजिन, और फिर इधर से जो नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण, ये उनकी ऑर्थोडॉक्सी। जब आप पंजाब में आते हैं तो हिंदुओं के अंदर जो डोमिनेंट कास्ट है वो खत्री और अरोड़ा हैं। जी हाँ जी। और मुसलमानों के अंदर जो डोमिनेंट कास्ट हैं वो हैं जो ज़मींदार हैं, जी चाहे वो किसी बड़ी ज़मीन के मालिक हों या छोटे के हों। जी जी डिस्टिंक्शन वो है जिनके पास ज़मीन नहीं है। जी तो वहाँ पे जो सोशल ऑर्डर है वो नहीं है जो गंगा के ज़माने का के तहज़ीब का है। जी और लेकिन हमारे सारे जो ऑरिजिन्स हैं वो यहाँ से ही हैं, लोकल ही हैं। जी हकीकत तो ये है। जी तो उसके अंदर कोई मिक्स हो गया, सेंट्रल एशियन आए, उन्होंने शादी की, या मिक्स करते गए, कोई वेस्ट एशिया भी से आ गया, तो सो व्हाट। जी आप सबको घर तो यहाँ ही मिला ना, जी और आपकी जो माएँ हैं वो तो लोकल ही हैं, कोई बाहर से औरतें लेके नहीं आया। आप देख लें, दे ऑल केम इन, जो आए थे फाइटिंग करने के लिए, वो कोई आर्मी औरत लेके तो वो आता है, जो लड़ाई करने वाला तो कभी आता ही नहीं है। तो यहाँ ही वो जो रह गए तो यहाँ से ही मिक्स हुआ है। जी जी तो ये सब एक टू नेशन थ्योरी की सपोर्ट में इस किस्म की बातें जी होती रहती हैं। जी जी लेकिन जो बड़ी कास्ट है, मसलन जाट जो हैं वो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, और मुसलमान भी हैं। बिल्कुल राजपूतों के भी आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल अब तो अराई जो कहते हैं कि हम बाहर से ये वो, जी उनके भी यहाँ पे आपको हिंदू अराई भी मिल गए हैं, सिख अराई भी मिल गए हैं। हाँ जी सो एक्चुअली वी आर ऑल द सेम। जी तो ये है हकीकत। आपकी साइकोलॉजिकल नीड के लिए आप एक ऐसी एंसेस्ट्री ढूंढ लें जो आपको खुश करती है, वो एक और बात है। और बात है अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में जो मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में जी पिछले अगर ज़्यादा हम इसमें जाएंगे तो तारीख में, जी तो सिकंदर पूरी दुनिया को जीते हुए आया था। जी जी उसने जो है वो इजिप्ट को जीत लिया था, मेसोपोटामिया जीत लिया, उसने ईरान जीत लिया। लेकिन जब यहाँ पहुँचा जी तो पंजाब में उस वक्त जो राजा पुरु था, जिसको ग्रीक्स ने पोरस कहा, उसने रोका उसको। जी अलग अलग मुख्तलिफ इसके ऊपर लोगों के विचार हैं। आजकल नई स्टडीज़ तो ये भी कह रही हैं कि वो जो है जंग में उसको रोका था और उसके बाद में उसकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो राजा पुरु वो पंजाब का है बिल्कुल या हमारे हाँ, हिंदुस्तान का है। हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल। उसके बारे में कुछ भी जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में पॉजिटिवली कुछ नहीं पढ़ाया जाता। जिन लोगों ने एजुकेशनल फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में, इसमें एस्ट्रोनॉमी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी उस वक्त, उसी इलाके से थे जिसमें चाणक्य देख लीजिए, पाणिनि देख लीजिए जिसने ग्रामर किया, उसके बाद पतंजलि देख लीजिए, योग सूत्र लिखने वाले ऋषि पतंजलि थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी इतनी ग्रेट यूनिवर्सिटी उस समय का, दुनिया में जब यूनिवर्सिटी लोगों को पता ही नहीं थी होती क्या है, तो तक्षशिला थी। तो इसके बारे में जो है कोई फ़ख्र जो है वहाँ पर, वहाँ की आवाम में देखने को मिलता नहीं है। तो क्या इस प्रकार के एफर्ट नहीं होने चाहिए कि भाई ठीक है, मज़हब अपनी जगह है, उसको मज़हब को अलग से रखो, आपकी तारीख़, आपका कल्चर, आपकी सिविलाइजेशन ये उससे मुख्तलिफ है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं वहाँ पर, क्या लोग आप जैसे रोशन ख्याल लोग और कैसे पैदा हों वहाँ पर ज़्यादा, इस डायरेक्शन में कैसे काम हो?
देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 47 में डिस्टर्ब हुआ जी ऑन द बेसिस ऑफ द टू नेशन थियरी, जी और वहाँ से जो मिथ चली कि हम मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो इस्लाम आ गया जी और पाकिस्तान की फाउंडेशन आ गई। बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना का शायद 8 मार्च या 10 मार्च 1944 को अलीगढ़ में है, दैट व्हेन द फर्स्ट इंडियन कन्वर्टेड टू इस्लाम ही वाज ऑस्ट्रसाइज्ड बाय हिज कम्युनिटी एंड दैट इज़ व्हेन द फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान वर लेड। तो इस किस्म की उन्होंने जी वो पाकिस्तान की फाउंडेशंस तारीख़ में ढूंढी हैं, जो एक वैसे तो नहीं है हकीकत, लेकिन पाकिस्तान के उस नैरेटिव को डिफेंड करने के लिए इस किस्म की बातें होती हैं। जी लेकिन मोहनजोदाड़ो से हम शुरू क्यों ना करें जहाँ से सबको ओरिजिन है, जी और पोरस और पोरू जो है वो तो बाद की बात है, हाँ जी तो वो तो कॉन्टीन्यूस है। जी किसी ने मुझे कहा है कि यार अजीब बात है कि इस सब कॉन्टिनेंट का जो ओरिजिन है, जी शेयर्ड ओरिजिन, वो पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो और ये सारा और तक्षशिला, और मुसलमानों का जो दौर है उसके निशान हिंदुस्तान के अंदर जी है। जी तो ये क्या है? तो मैं कहता हूँ ये है 47 में जो एक डिस्टर्बेंस हुई, जी वरना ये हिस्ट्री में आते गए लोग और यहाँ पे बस गए, जी तो वो सब का एक ही था। 47 ने उसको डिस्टर्ब किया और उसमें से एक इस किस्म की सिलेक्टिव नैरेटिव बनाया गया। जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने ये यहाँ पे आके किसी ने सवाल किया कि यार ये बताएं कि जो यहाँ का ओरिजिन है जी और जहाँ वेदा भी कंपोज हुई शुरू में, जी वो तो सारा पाकिस्तान में है, जी और जहाँ पे मुसलमानों की आज तक निशान सबसे ज़्यादा हैं, ताज महल, आगरा फोर्ट और ये और वो सब हिंदुस्तान में है। जी तो मैंने कहा इससे प्रूव होता है कि पॉलिटिक्स इज़ वन थिंग एंड फैक्ट्स आर अनदर। जी तो ये है हकीकत। जी डॉक्टर साहब आप इसके ऊपर जी लोकली लोग तो सोचते हैं, मैं जब मिलता हूँ पाकिस्तान में, जी मसलन जब मैं बड़ा हो रहा था तो उस ज़माने में थिएटर्स होती थी, जी और मतलब स्कूलों में, कॉलेजेस में, उसमें पोरस का अलेक्जेंडर का डायलॉग था जी कि जब पोरस को हरा दिया गया तो अलेक्जेंडर ने कहा तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, जी तो उसने कहा कि जैसे बादशाह बादशाह से करते हैं। जी तो उसने फिर उसको खड़े होके, तो जी ये मेरे फॉर्मेटिव पीरियड में ये सारा कंटिन्यूस था। जी जी बाद में जब वो आइडियोलॉजिकल स्टेट बनाने में ज़्यादा काम हुआ, तो जिस तरह उसको आइडियोलॉजिकल स्टेट बनाते गए जी। उतना वो कैरेक्टर उसका बदलता गया। तो ये सारा वो क्या कहते हैं, इट इज़ मैनिपुलेटेड बाय पॉलिटिक्स। जी हकीकत सब जानते हैं कि क्या है। जी आर्कियोलॉजिकल साइन जो हैं वहाँ पे, और तक्षशिला में अभी तक जो म्यूज़ियम है, बाय द वे अगर आप जाएं जी तो उन्होंने सारे पुराने सब चीज़ें रखी हुई हैं। ये नहीं कि म्यूज़ियम में वो मिसिंग है, जी वो गायब नहीं है। वो बुद्धा का दौर, उससे पहले हिंदू पीरियड और उससे प्री हिस्टोरिकल पीरियड सब आपको उसमें मिल तक्षशिला के म्यूज़ियम में और फिर में हल दूसरी जगह पे भी मिल जाता है। जी सिर्फ सियासत के अंदर और नेशनल नैरेटिव में इन चीज़ों पे जोर नहीं दिया जाता। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर मैं जानता हूँ कई लोग जो जगह जा जा के ये पुराने खंडरात का जिक्र करते हैं, वहाँ बताते हैं कौन कौन था। तो ये अब पब्लिक कॉन्शियसनेस में ये सब चीज़ें अपने आती जा रही हैं। जी जी शायद आते बाद में ये भी मुमकिन हो सके कि ठीक है यहाँ का मज़हब बदल गया है, जी लेकिन हमारे पुरुष जो हैं वो सारे वो कॉमन थे। ये शायद आगे जाके हो सके। जी फ़िलहाल इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है। आपने बहुत ही बेहतरीन किताबें जी, लिखी मेहरबानी हैं। आपकी। हाँ, अब मैं ऐसा समझता हूँ कि उसकी रीडरशिप इंडिया में बहुत ज़्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान के। जी तो अगर उसको कोई वो किताबों को न्यूट्रल बिना किसी शेड के हाँ, नहीं उसमें यही तो उसका कमाल है किताब में। पढ़े जी तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के सामने जितनी भी उसकी मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, और उनको पढ़ कर के लोग अगर सिर्फ न्यूट्रली कि भाई क्या सही है मुल्क के लिए, क्या ख़राब है, जी जी तो उनको काफ़ी रास्ते, काफ़ी डायरेक्शन उसमें से मिलती हैं। जी
तो क्यों ना ऐसा कुछ थिंक टैंक आपने कोई वहाँ पर तैयार हो कि इस प्रकार की, मैं ये नहीं कहता कि केवल आपकी ही किताबें हों, बाकी लोगों की भी हों, जो लोगों को न्यूट्रल थिंकिंग में, एनलाइटन थिंकिंग में पुश करें। उससे क्या है कि लोगों का सबका भला ही होगा। मैंने आपकी सारी किताबें लगभग तकरीबन पढ़ी हैं। जी जी। हाँ, उसमें आपने दिल से वो किताबें लिखी हैं, पूरी सच्चाई आपने दी है। कोई उसमें किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल नहीं, आपने जो सच था, जो बेसिकली जिसको कहा जाता है डाटा बेस्ड है, फैक्ट और फिगर आपके सामने जो मैंने है। ओपिनियन बहुत कम दी हैं जी, एक्चुअल जो है प्राइमरी सोर्सेज को इस्तेमाल करके वो सारी रिसर्च की जी हाँ, उसमें ओपिनियनेटेड रिसर्च नहीं है ये। मैं एक किताब का जिक्र खास करके करना चाहूँगा जी, वो जो है पंजाब पार्टीशन की जी जी, है ना। अक्सर उससे पहले जो किताबें अक्रॉस द बॉर्डर लिखी गई उसमें सब कुछ यही आया कि जो कुछ हुआ यहाँ पर हिंदुओं सिखों ने किया जी। यहाँ पर जो किताबें आई उनमें लगभग यही नैरेटिव आया कि जो हुआ वहाँ मुसलमानों ने किया। ठीक है, तो न्यूट्रल जो एक प्रकार का जिसको ये था कि भाई जो है मैं आपके सामने रख दिया, जजमेंट आपने करनी है, रीडर ने करनी है, ओपिनियन रीडर ने बनाना है। मेरा काम एज ए राइटर ये है जो फैक्ट्स है मैंने आपके सामने रखना। बहुत ऑनेस्ट आपकी उसमें कोशिश रही है वो किताब में। तो इस प्रकार के एफर्ट्स जो हैं ताकि और लोगों तक पहुँच सकें, तो इसमें आपका क्या नज़रिया है कि कैसे इसमें कोशिशें की जा सकती हैं? देखिए, मैंने जो कोशिश की आपको उसका देखे रिजल्ट क्या हुआ है जी। पाकिस्तान में मेरी पंजाब वाली किताब को कराची लिटरेचर फेस्टिवल में और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में 2013 में बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड मिला जी। और जो जूरी पे लोग थे वो कौन थे आज तक ना मैं उन्हें मिला हूँ ना वो मुझे मिले हैं जी। तो इस हद तक वहाँ पे लोग न्यूट्रल है व्हेन इट कम्स टू जजिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क जी। तो ये नहीं है कि हर बंदा ही वो नैरेटिव के तहत करता है और दोनों जगह पे जब मुझे अवार्ड मिला तो मुझे बुलाया भी नहीं गया यानी लोग जानते भी नहीं थे ये कहाँ है जी। तो तब मैंने एक शेर कहा था उर्दू का कि जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में है। क्या बात, कि मुझे मत बुलाओ, क्या बात, लेकिन मेरी काम को अगर आपने सराह लिया है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर भी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बिल्कुल है। जहाँ जहाँ मौका मिलता है इस किस्म की जूरीज जो हैं वो सच्चाई के साथ अपना फैसला करती हैं। समझ गए, इंटेलेक्चुअल जो हैं पाकिस्तान के वो बहुत एनलाइटेंड भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, लेकिन जो एनलाइटेंड है वो इसी किस्म के फैसले करते हैं जी। अब बात ये है कि जो है ना इंग्लैंड के अंदर मसलन जी मेरी इन तीनों किताबों के ऊपर वहाँ की जो साउथ एशियन ये स्कॉलर्स का माफिया मैं उसे कहता हूँ, मेरी पंजाब वाली किताब पे कई वहाँ के लोगों ने कहा हम आपको बुला रहे हैं लेक्चर देने के लिए, सेमिनार देने के लिए, कभी मुमकिन नहीं हो सका। समबडी सीज टू इट कि मेरा काम ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में ना आए। हिंदुस्तान में अलबत्ता और पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिश्ड स्कॉलर्स हैं पाकिस्तान के वो तो पंजाब वाली किताब पे चुप ही रहे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी नहीं किया जी। सच्ची बात है, किसी ने उसके ख़िलाफ़ नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा जी। इंडिया के अंदर यहाँ के स्कॉलर्स ने उनके हक़ में बहुत रिव्यूज़ भी लिखे जी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में चुप रहना भी मतलब है कि मेरी किताब को माना गया है जी। अटैक वही करता है जो आपके साथ टक्कर ले सके, उन्हें पता है कि मेरे फैक्ट्स जो हैं दे कैन नॉट बी क्वेश्चन जी। तो उन्होंने ये अलबत्ता शरारत की कि यार ये जो होती है ऑरल हिस्ट्री ये तो चेक नहीं हो सकती कि ये वाकई क्या है। तो वो मैंने सारी टेपें जो थी ना रिकॉर्डेड वो भी लम्स वालों को दे दी हैं और उन्होंने वो सारी पब्लिक कर दी हैं। लिहाजा जो ये हो रही थी ना कि यार ये जो स्टोरीज़ हैं सच भी है या नहीं है, दे कैन हेयर द पीपल स्पीकिंग, तो उसके बाद दे आर ऑल शट अप जी। क्योंकि अब तो नहीं ना कह सकते कि वो पता लग जाता है कि ये इंटरव्यू हो रहा है, ये क्या बता रहे हैं। सो मेरी रिसर्च की जो फाउंडेशंस हैं वो इतनी सॉलिड हैं, दे कैन डू नथिंग अबाउट इट जी। और ये जो लेटेस्ट किताब है जिना के ऊपर, ये तो पूरे नेशनल नैरेटिव के बिल्कुल बरक्स लिखी गई है फैक्ट्स की बुनियाद पे जी। तो मैंने वहाँ पे पाकिस्तान की सिविल सर्विस एकेडमी जिस तरह आपकी नहीं होती, हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट्स जो हैं
वहाँ पे मुझे बुलाया गया और मैंने नोट किया 2 घंटे 35 मिनट में वहाँ पे बोला जी। एंड द हाउस वाज विथ मी, बहुत तालियां और ये और वो। तो लोगों के अंदर अब रिसेप्शन है, क्योंकि वो सारा नैरेटिव झूठा साबित हो चुका है। जी। लेकिन उसको अभी तक स्टेट के जो होते हैं, जिनके पास पावर है, उसकी उसी को चला रहे हैं ना। तो लेकिन वक्त के साथ मुझे उम्मीद है, या कहना चाहिए इवन यकीन है, कि ये सब चीज़ें बदल जाएंगी। जी। हम हों ना हों, आने वाले वक्त में हकीकत और ज़्यादा लोगों के सामने आएगी। जी। और शायद मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा या नहीं, ज़हीर काश्मीरी हमारे दोस्त हैं, उनका शेर है जी। कि हमें ख़बर है, हमें ख़बर है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, जी। चिरागे आखिर शब, द लास्ट फ्लिकर ऑफ द कैंडल लाइट। जी। हमें ख़बर है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। क्या बात है, क्या इस पे मैं ख़त्म करता हूँ। या। हम नहीं होंगे तो क्या बातें लोग करने वाले नहीं होंगे, रिसर्च करने वाले नहीं होंगे, जी। सच तलाश करने वाले नहीं होंगे। जिस दिन ये होगा दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जी। वरना सच और झूठ की जंग हमेशा चलती रहती है, जी। और अपने आप ही लोग सच बोलने वाले आगे आ जाते हैं। जी। ऐसे है। एक आखिरी क्वेश्चन है जो जी। कि आपने अभी आपका जो 2.5 महीने का यहाँ का दौरा रहा, जी। जी। कई जगह के ऊपर आपके जो है कांटेक्ट में आरएसएस वाले लोग आए। जी। इंटरनेशनली जो है काफ़ी चर्चा में है आरएसएस, कई कारणों से। जी। क्योंकि जो हिंदुस्तान की जो ट्रेजेक्ट्री अभी पॉलिटिकल आप देखेंगे, या जो यहाँ के एक डायरेक्शन बन गई कि अभी यहाँ की जो बिज़नेस की जो पूरा एक पैटर्न है, कैसा होना चाहिए, किस सोच में होना चाहिए, जैसे मेक इन इंडिया शामिल है उसमें, हिंदुस्तान के तल्कात बाकी की दुनिया के साथ कैसे हों, यहाँ तक कि अरब ममालिक तो मुसलमान ममालिक हैं, उनके साथ में हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इस वक्त तल्कात चल रहे हैं। जी। जी। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, और हिंदुस्तान की इकॉनमी जिस तरह जीडीपी आगे कर रही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि इसके ऊपर आरएसएस की एक छाप है। ठीक है। आपने भी हिंदुस्तान में पूरी जगह पे आप घूमे, जी। आपका क्या इस बारे के में व्यू है आरएसएस के बारे में? देखिए, आरएसएस के साथ मेरी कई मुलाकातें हुई हैं जी। और उनके हायर लेवल के लोग भी मुझसे मिले हैं। जी। जो सोसाइटी के अंदर हाई लेवल की उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रही हैं, सर्जन्स, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, रिटायर्ड, जी। जज, इस किस्म के लोग मिले हैं। तो बहुत महज़ब यानी सिविलाइज तरीके से गुफ्तगू हुई। जी। और उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस की मुझे वो रीज़नेबल भी लगे। जी। कि भाई आप कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती हो, जी। लेकिन हमने देखे वाजपेयी साहब गए थे, फिर नरेंद्र मोदी जी गए थे, जी। दोनों दफ़ा ये टेररिज्म हो गई, तो हाउ कैन वी ट्रस्ट पाकिस्तान? जी। तो मैं उनकी ऑब्जेक्शन को मेरे पास कोई डिफेंसिव आर्गूमेंट नहीं है, और टेररिज्म को डिफेंड नहीं करना चाहिए। टेररिज्म इज़ टेररिज्म। जी। कोई ये फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा नहीं है। जी। कॉलोनियल दौर में अगर आर्म स्ट्रगल की ज़रूरत पड़ी तो वो ठीक थी, जिस तरह वियतनाम में और ये और वो। लेकिन जब आप आज़ाद हो गए हैं एक मुल्क में, तो वहाँ पे इस किस्म की टेररिज्म की क्या बुनियाद हो सकती है? और वो भी अपना मुल्क छोड़ के अब दूसरे एक मुल्क के टेरिटरी में जाके कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल इनडिफेंसिबल है। तो आरएसएस की जो क्रिटिसिज्म्स हैं दोस्ती के हवाले से, वो मैं समझता हूँ मुनासिब है। पाकिस्तान को वो पूरी कंडीशंस करनी पड़ेंगी ताकि ये नॉर्मल रिलेशंस हो सकें। जी। आरएसएस को मैंने जो समझाया, कोशिश की, वो यही है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बेस्ट गारंटी है। जी। कभी आप पाकिस्तान बनने की कोशिश मत करें। जी। आपको ज़रूरत ही नहीं है। जी। हिंदुइज़्म के अंदर वो एक फिक्स्ड कोई किताब या वो नहीं है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है जी। कि आप हर दफ़ा अपनी राह सोच समझ के गुफ्तगू करके निकाल सकते हैं। जी। तो आपके पास तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। जी। पाकिस्तान को एक मॉडल बना के उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो हिंदुइज़्म के अंदर भी वही शरारतें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वंस यू ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी इनटू पॉलिटिक्स, इट बिकम्स
अ गेम ऑफ पावर। जी तो व्हाई डू यू वांट टू डू इट? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन आपको बेस्ट गारंटीज देती है, जी आप इसी पे गामजन रहे। मेक इंडिया नॉट ओनली सेकुलर बट मोर सेकुलर। जी हाँ, हिस्ट्री की जो करेक्शंस होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए, जी लेकिन हिस्ट्री में जो करेक्शंस के साथ साथ आप ट्विस्ट भी कुछ लोग कर रहे हैं वो भी गलत है। मसलन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मेरी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुग़ल पीरियड को हम निकाल नहीं रहे, लेकिन उसमें हम जो उस पीरियड के हीरोज़ थे उनको भी ला रहे हैं। मैंने कहा ये ठीक है, ये ऐसे ही होना चाहिए। फिर मैंने कहा ये बताएं कि अभी रिपोर्ट आई है कि ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी के जिन लोगों ने चेयर की है उनके सब के नाम थे, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम क्यों नहीं है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वहाँ पे भी इस किस्म की गलतियाँ हो रही हैं जी। और मेरी अपनी दोस्ताना वार्निंग है, बल्कि दोस्ताना एडवाइस है, यू डोंट हैव टू डू दिस। आपके पास फैक्ट्स इतने सच्चे हैं, आपका फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो सच्चा स्ट्रगल था जी। और ये पुरअमन तरीके से किया गया, ये बहुत बड़ी तारीख में कंट्रीब्यूशन है। अभी भी सारी दुनिया में लोग जो ऑपरेशन को अपोज करते हैं तो वो इसी तरीके से करते हैं जिस तरह से इंडिया ने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल की। तो आप तो दुनिया के लिए मिसाल हैं जी। तो उन्होंने मेरी इस बात को बड़ी गुड फेथ में लिया, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं तो जो आपके भी नज़र आता है उसको पॉइंट आउट करना भी आपकी ड्यूटी होती है। जी हाँ। तो मैंने उनको वो भी बता दिया है। तो मैं समझता हूँ आरएसएस के साथ मेरा इंटरेक्शन मेरे लिए बड़ा एजुकेटिव था जी। और उम्मीद है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पर भी उन्होंने गौर किया होगा, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस दोनों तरफ से होना चाहिए। जब आप विद गुड फेथ आते हैं ना जी। फिर आपका कोई ऐसा एजेंडा नहीं होता जिसको आप दोबारा उसको रिकन्सिडर ना कर सकें। जी जी। तो ये है। सो आई वुड से दिस हैज़ बीन अ ग्रेट प्लस पॉइंट इन माई ट्रिप कि मैंने जो एक होता है ना डिमोनाइजेशन किसी की कर दी जाए, उसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। जी जी। मिले लोगों से, बैठें, उनसे बात करें और मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया, घरों में बुलाया, जी जी। अपनी लाइब्रेरीज दिखाई, हमने बैठ के म्यूज़िक खुद सुना, क्योंकि इंसान के कई शौक़ हैं जी। तो मेरा जो म्यूज़िक का शौक़ है आरएसएस के एक बड़े लीडिंग मेंबर थे उनका भी था। जी जी। और वही लता और रफ़ी और ये वो रफ़ी को वो कर रहे थे, तो हाउ कैन आई बिलीव कि ही इज़ एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम। जी जी। वो रफ़ी को बहुत मानते थे। जी जी। तो और तलत साहब को उन्होंने गाने मुझे सुनाए और वो आरएसएस के बड़े लीडिंग फिगर थे। तो ये जो है मैं कहता हूँ कल्चर यूनाइट्स, जी। नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स डिवाइड्स। जी जी। इसको आप मत करें। जी। आपकी जो थी पॉलिसी के इस देश में जो लोग रहते हैं वो इसी को अपना घर माने, ये बिल्कुल मुनासिब बात है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे आप बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान आपकी खुलती है, आपको नौकरी मिलती है, आप तो उसी धरती को आप कैसे यानी उसी में आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें उनसे खुल के हुई, क्योंकि जब मुझे आप कहीं बिठा दे तो मैं अपनी वही बात करता हूँ जो मैं समझता हूँ दुरुस्त है, तो दूसरे ने भी मेरी बात सुनी। सो वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसी मुझे उम्मीद थी आपके साथ मेरी बातचीत बहुत ही पॉजिटिव नोट पे रहेगी, वैसी ही हुई। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि स्वीडन आप जब वापस चले जाएंगे तो आपके साथ, ताकि हम लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर सकें, आपके आइडियाज़ लोगों तक जा सकें दोनों साइड बॉर्डर के जी, तो वो डायलॉग कायम रहेगा। ये बिल्कुल कायम रहेगा। इसके साथ साथ ही राजन जी, आपने और आपके ख़ानदान ने मेरे साथ जो ये मोहब्बत दी है, मैं आई फेल्ट एट होम। देखें, आप हैं सैयद मिठा बाज़ार के रहने वाले जी, मैं हूँ टेम्पल रोड का रहने वाला। इन दोनों में सिर्फ 4 बल्कि 3 किलोमीटर भी नहीं है जी। तो हम तो एक ही हैं जी बेसिकली। बिल्कुल। और आज उसी जज्बे से बात भी हुई है। बिल्कुल, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम इस गुफ्तगू में हिस्सा भी ले सके दोनों जी। और उम्मीद है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं लोग उनकी तरफ ध्यान देंगे जी, और दोनों तरफ इसको उसी स्पिरिट में लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत